Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रेडी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमी की दूसरी क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास में आप लोगों ने जो मैंने आप लोग को बताया था कि इकोनॉमिक्स की बहुत ही बेसिक सी मैंने आपको नॉलेज दी थी। इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर इकोनॉमी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोग को कॉपी के अपने क्लास नोट्स के माध्यम से मैंने आपको बताने का कोशिश किया था नेटिंग के फॉर्म में। आज हम लोग बोर्ड के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास। थोड़ा शायद आप लोगों को पिछले क्लास की तुलना में थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस मिले आपको पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का, इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि हालांकि मैं बेसिक पता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा और ब्रीफ करके जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो दो तीन क्लास जो होंगी वो हमारा इकोनॉमी की बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, और आने वाले समय में हम इस चीज़ को और थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। क्योंकि आज अभी अगर हम बेसिक कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, तो आने वाले समय में मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर हो या फिर मुद्रास्फीति चैप्टर हो, और भी कई सारे चैप्टर में आपको वहाँ पे इसी चीज़ का बार बार आपको यूज़ करने को मिलेगा आपको। तो जैसे हम लोग ये सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इकोनॉमी जो इसका हिंदी शब्दावली है वो अर्थव्यवस्था शब्द से होता है। अर्थ का मतलब मनी और व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सिस्टम। मनी को जब हम किसी सिस्टम के माध्यम से हम जब उसको रोटेट करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था हमेशा किसी न किसी राष्ट्र के लिए होगा, जबकि हम आपको बताए थे इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो सभी राष्ट्र के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जो किसी राष्ट्र के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए होता है, ताकि हम संसाधनों का उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम दोहन हम कर सकें। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है इसमें आपको वही संसाधन जो मैंने आपको बताया था कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता, उसी संसाधन का हमें क्या करना है, बेहतर तरीके से यूज़ करना होगा, कुशलतम दोहन करना होगा। इस चीज़ को दोहन आखिर करना क्या है, क्यों करना है दोहन, ताकि हम वहाँ के लोगों का सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या हो सके, हम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को हम बेहतर कर सकें। लेकिन उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम दोहन, कुशलतम दोहन करने के क्रम में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मुद्रा को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक संसाधन का अपना खुद का अपना कीमत होता है। तो कीमत के हिसाब से तय होगा कि किस संसाधन का कीमत ज़्यादा है और किस संसाधन का कीमत कम है। अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, एक और टर्म है कि हम लोग को जहाँ तक इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे, हम लोग ये भी देख रहे थे कि ये दोनों में एक और अंतर क्या देखें हम लोग को, ये अर्थशास्त्र का गतिशील अध्ययन कहते हैं। गतिशील क्यों कहते हैं, स्थिर क्यों नहीं है। गतिशील का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये चीज़ों को अपने हिसाब से बदलते रहे। जैसे मैंने आपको बताया किसी राष्ट्र के लिए जो प्लानिंग होता है, इकोनॉमिक्स की जो प्लानिंग होती है वो समय दर समय क्या होती है, इकोनॉमी की जो प्लानिंग होती है समय दर समय बदलती रहती है। जबकि इकोनॉमिक्स की जो सैद्धांतिक विचारधारा है वो प्रत्येक देश पर लागू होता है, और इकोनॉमी किसी राष्ट्र के लिए, वहाँ के खास करके वहाँ के नागरिकों के लिए होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है। तो अर्थशास्त्र का गतिशील अध्ययन जो होता है खास करके विशेष अवधि तक ही ये सीमित होता है, क्योंकि हर देश क्या करता है, अपना एक जो आर्थिक गतिविधि का जो एक पैमाना तय करता है वो एक विशेष अवधि के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर, यानी एक वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए, जैसे हम लोग बजट में भी पढ़ते हैं कि बजट में क्या होता है कि आने वाले समय में हम कितना खर्च करने वाले हैं, किस सेक्टर में हम कितना खर्च करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों का जो है उसमें ब्यौरा लिखा होता है। जैसे हम लोग का घर का भी बजट बनता है कि जैसे आने वाले समय में अगले मंथ के लिए जैसे हम लोग बजट बनाते हैं, अगले मंथ में हमारा जैसे राशन पानी में कितना खर्च होगा, बच्चों की फीस के लिए कितना खर्च होगा, और हर एक चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ों का, खाने पीने से लेकर के घूमने फिरने तक हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रख के हम लोग बजट बनाते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग अपना सारा चीज़ हम लोग तय करते हैं, आर्थिक गतिविधि तय करते हैं कि हमें किस लिमिटेशन के बीच में हमें सारा काम करना है। आप देखते होंगे एक नॉर्मल जो फैमिली होता है, जो छोटे बजट का फैमिली होता है, वो अपना बजट भी उसी हिसाब से बनाता है। उनको पता है कि मेरा आय इतना है और खर्च भी हमें इसी हिसाब से करना है। सरकार भी यही करती है, सरकार को भी पता होता है कि इस एक वर्ष के दौरान मेरा कितना इनकम होने वाला है और हम कितना खर्च करने वाले हैं, बजट भी उसी हिसाब से बनता है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यही चीज़ देखा जाता है कि हम किसी विशेष अवधि के लिए ही चीज़ अपनाते। हो सकता है कि
इस साल का बजट का आंकड़ा कुछ और रहा हो और अगले साल के लिए अलग हो सकता है अगले साल हमारा इनकम बढ़ जाए। तो जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा तो अपना बजट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था एक गतिशील अध्ययन है, यानी कि डायनेमिक, ये समय दर समय चेंज हो सकता है। ये किसी राष्ट्र के लिए, अलग अलग राष्ट्र के लिए अर्थव्यवस्था का अपना अलग अलग मतलब होता है, क्योंकि वो जैसे यूएसए के का जो इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी बहुत सारा डिफरेंस है। वहाँ पे जो खर्च वगैरह होता है, जैसे कि वहाँ पे आमतौर पे लोग मानते हैं कि जिनके पास कार नहीं है, वहाँ के हिसाब से जिनके पास कार नहीं है वो गरीब माना जाता है। जबकि भारत में गरीबी का परिभाषा तो कैलोरी के हिसाब से होता है, 2100 और 2400 कैलोरी के हिसाब से रखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को 2400 कैलोरी के आसपास नहीं मिल पाता है वो गरीब माना जाता है, जबकि 2100 कैलोरी शहर के लिए फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर हम कैलोरी के हिसाब से, यानी कि भोजन की उपलब्धता के अनुसार हम गरीबी की परिभाषा तय करते हैं। तो गरीबी अलग अलग क्षेत्र में, जैसे गरीबी एक अगर हम मुद्दा मानते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में इसी गरीबी के आयाम बदलते रहते हैं, गरीबी का परिभाषा बदल सकता है। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने एक टॉपिक बताया गरीबी, तो गरीबी भी हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक चीज है, जैसे बेरोजगारी भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र का जो गतिशील अध्ययन होता है, इसको गतिशील अध्ययन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीजें राष्ट्र के हिसाब से, किसी भूगोल के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया इकोनॉमिक्स की, फिर हम इकोनॉमिक्स समझेंगे, फिर उसके बाद दोनों में डिफरेंस जो है, वैसे तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यहां भी आप समझ रहे हैं अर्थ का मतलब मनी और शास्त्र यानी आप कोई थ्योरी भी कह सकते हो। शास्त्र का मतलब आप कोई थ्योरी कह सकते हो या इसको आप कोई फिलॉसफी कह सकते हो, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा चिंतन के माध्यम से अर्थशास्त्र की परिभाषा समय के हिसाब से बदलती रहती है, अलग अलग सबको दिया अपने हिसाब से डेफिनेशन। तो अर्थशास्त्र के बारे में ये कहा जाता है कि आखिर अर्थशास्त्र जो है ये आखिर होता क्या। अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये मनी का एक थ्योरी है जो कई सारे लोगों ने अपने समय के हिसाब से अलग अलग दिया है। तो अगर मूलतः इसमें देखा जाए तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि यहाँ पे दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग हम कर सकते हैं। उनसे क्या होता है कि व्यष्टि से लेकर कि समष्टि स्तर तक अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। अब एक टर्म होता है कि व्यष्टि, एक टर्म है व्यष्टि जिसका हम बार बार चर्चा करेंगे, व्यष्टि, और दूसरा होता है समष्टि, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि, सॉरी मिस्टेक, व्यष्टि। अगर हम बात करते हैं व्यष्टि और समष्टि का, तो व्यष्टि के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि व्यष्टि स्तर पर, जैसे मान लो आप एक किसान है, एक किसान अपनी भूमि पर जैसे कि वो गेहूं, चावल, मक्का, दाल या गन्ना उत्पादित कर सकता है। उसी प्रकार से समष्टि स्तर पर देखते हैं तो एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के रूप में क्रय करने में, अवसंरचनात्मक ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकता है, का विकास करने, गरीबों का एवं वंचित वर्गों के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। यानी कि व्यष्टि स्तर पर देखा जाए तो व्यष्टि का मतलब होता है एक व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाता है, व्यक्तिगत पर्सनल। और समष्टि के स्तर पर देखा जाए तो आप सरकार के स्तर पर आप समझ सकते हो, सरकार के स्तर पर चीजें सामूहिक रूप से चलती है, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर जैसे किसान हो गया, कोई उद्यमी हो गया, उनका खुद का जो आर्थिक गतिविधि है उसको व्यष्टि के अंतर्गत समझते हैं, जबकि समष्टि के अंतर्गत एक सरकार, जैसे अब मैंने आपको बताया किसान का उदाहरण दिया एग्जाम्पल के रूप में, किसान एक फार्मर कितना प्रोडक्शन करता है, कितना उत्पादन करता है, इन सारे का लेखा जोखा जो हम करेंगे वो हम व्यष्टि के स्तर पे करेंगे, व्यष्टि। और समष्टि के स्तर पर हम क्या करते हैं, सरकार के स्तर, जबकि सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजना लाती है, जैसे कि सरकार क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, अवसंरचना पे खर्च करती है, बिजली, पानी, सड़क, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकता है, बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट, सारा चीज अवसंरचना।
यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना पे खर्च कर सकता है। कोई लोक कल्याणकारी जो सरकार जो अपना कल्याणकारी नीति लाती है, कल्याणकारी नीति वेलफेयर स्कीम जो लाती है, कई सारे जैसे जनधन योजना आप कह सकते हो, अटल पेंशन योजना है, अब उजाला स्कीम, बहुत सारे स्कीम है जो आपको समय दर समय आपको मिलते रहेगा। सरकार इस चीज के माध्यम से लोगों को कल्याण कराने की कोशिश करती है। ठीक, तो व्यष्टि और समष्टि स्तर को चूंकि हम लोग समझ चुके हैं, तो इसी चीज को हम लोग फिर से एक बार डिटेल में समझते हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति के स्तर पर यानी कि व्यष्टि स्तर पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में राष्ट्र के स्तर पर, यानी कि ये समष्टि के स्तर का मतलब क्या है, सरकार, यानी कि आप राष्ट्र के स्तर पर भी कर सकते हो। ये हो गया राष्ट्र के स्तर पर और ये हो गया व्यक्तिगत, ये आपका क्या हो गया, व्यक्तिगत स्तर का हो गया। कहता है कि एक व्यष्टि के स्तर पर समष्टि यानी कि व्यष्टि स्तर पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं। इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाए। तो संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इसलिए संसाधनों को प्रबंधित किया जाना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन तथा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है। अच्छा, अर्थशास्त्र में हम लोग को ये चीज भी आपको समझ लीजिए, ये चीज तो अब हम क्लियर कर चुके हैं, इसको हम और दूसरा चीज समझते हैं। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या देखते हैं, व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर आप समझ रहे हैं कि व्यष्टि का मतलब पर्सनल की बात कर रहे हैं और समष्टि का मतलब पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं। व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन, सीमित संसाधन, सीमित संसाधन का क्या करते हैं हम लोग, विवेकशील प्रबंधन एवं कुशलतम उपयोग, विवेकशील प्रबंधन यानी मैनेजमेंट हम तरीके से करते हैं और उसका उपयोग क्या करते हैं, कुशलतम उपयोग, कुशलतम उपयोग। यानी कि हम लोग राष्ट्र और व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र हमारा कहता है कि संसाधन जो कि क्या है, अनलिमिटेड नहीं होता है। कैसा हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, और रिसोर्स में संसाधन का मतलब मैंने आपको पहले बताया, संसाधन में क्या आ जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी और क्या आ जाएगा आपका, उद्यमशीलता। इस चारों की हम बात कर रहे हैं। तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता, ये क्या होता है, किसी भी देश के पास अनलिमिटेड तो होगा नहीं, संसाधन हमेशा क्या होता है, सीमित मात्रा में होता है। लेकिन इस संसाधन का हम कैसे विवेकशील रूप से यानी कि एक तरीके से सोच विचार के सही तरीके से हम जब तक कि हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में एनजीएमटी लिख के काम चलाते हैं। ठीक है, तो विवेकशील प्रबंधन नहीं करेंगे, अगर विवेकशील प्रबंधन नहीं कर पाएंगे उसका उपयोग भी हम सही तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये भी देखना पड़ता है, सिर्फ विवेकशील प्रबंधन ही नहीं, हमको संसाधनों का क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से, कुशलतम तरीके से, अच्छे तरीके से हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र हमें ये कहता है। अर्थशास्त्र केवल समष्टि की बात नहीं करता, अर्थशास्त्र व्यष्टि की भी बात करता है और अर्थशास्त्र समष्टि की बात है, किसी राष्ट्र की भी बात करता है। तो ये दोनों की बात करता है और संसाधन का सही तरीके से प्रबंधन हो सके और संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा हो सके, इस चीज को ये सुनिश्चित करता है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। ठीक है, तो ये कहता है कि चूंकि संसाधन क्या है हमारे पास, बिल्कुल सीमित है, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है, जरूरत, आवश्यकता, वो क्या है, आवश्यकता हमारा क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है। ये आप ध्यान दीजिए कि जरूरत हमारा कभी घट नहीं रहा है, क्योंकि हर देश के पास आप देख रहे होंगे आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। खुद आप भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो भारत की जनसंख्या भी
130 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन संसाधन तो नहीं बढ़ रहा। तो संसाधनों का हमें क्या करना पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन उसका संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना पड़ रहा है, स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से हमको उसका संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको उसका क्या करना है, और ना सिर्फ प्रबंधन करना पड़ता है बल्कि उसका यूज़ भी ठीक तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है वो कभी घटने वाली नहीं है। ज़रूरत हमेशा हमारा वो बढ़ते ही जा रहा है और अनलिमिटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसी चीज़ को हम स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करें, यही चीज़ हमें अर्थशास्त्र की अवधारणा समझाती है। अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रकार अर्थशास्त्र क्या एक व्यापक विषय है। आप ये चीज़ तो देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र के एक छोटा मोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, दिख रहा है, इसके जो विषय है बहुत ही व्यापक स्तर पर फैले हुए हैं। ये संसाधनों का ना सिर्फ प्रबंधन करता है बल्कि उसका जरूरत के हिसाब से, जो कि बहुत हमारा अनलिमिटेड है, उसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कहता है कि एक व्यापक विषय है जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अगर हम देखें कि ये और कैसे व्यापक है, अगर हम इसको कहते हैं कि बहुत ही व्यापक स्तर पे ये व्यापक विषय है, तो कैसे व्यापक विषय है? अगर हम कहें कि अर्थशास्त्र हमारा क्या है, बहुत बड़ी अवधारणा है, एक व्यापक विषय है, व्यापक विषय। तो कैसे व्यापक विषय? क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग उसको पॉइंट वाइज करके लिखते हैं। कहता है उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, उपभोग, बचत के अलावा विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय, इस तरह से आप इत्यादि कर लो, सबसे अच्छा, बहुत सारी चीज आती है। तो उत्पादन के स्तर पर देखा जाए तो आप लोग को पता है कि उत्पादन क्या करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उत्पादन में संसाधनों का जो उसका उपयोग करते हैं, जो यूज करते हैं, उसी संसाधन से हम नया चीज बनाते हैं। तो उत्पादन हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, उत्पादन हम लोग क्या करें, किस चीज का उत्पादन करना है, दूसरा चीज किसके लिए करना है, दोनों चीज का हमें ध्यान रखना पड़ा, फिर क्यों करना है, आखिर नीड क्या है उत्पादन करने का। तो प्रोडक्शन में आप लोग पहले से देखिए उत्पादन किस चीज का होता है, उत्पादन दो ही चीज का होता है, एक वस्तु और दूसरा क्या होता है, सेवा। तो वस्तु और सेवा में तो आपको और डिटेल में आगे चल के बताएंगे, वस्तु और सेवा को और अभी आगे चल के अच्छे से पढ़ना है। तो फाइनली जानते हैं उत्पादन दो ही चीज का होता है, या तो वस्तु का होगा या तो सेवा का होगा। उपभोग, क्योंकि जब उत्पादन करेंगे तो उस चीज का हम लोग क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो उपभोग को ध्यान में रखना। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि होता क्या है कि प्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि उपभोग सभी लोग कर पाएंगे? जिस चीज़ का हम लोग उत्पादन करते हैं, क्या ये ऐसा जरूरी है कि ये सभी लोग हमारे प्रोडक्शन को खरीद पाएँ? देखा जाएगा ये उपभोग किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रति व्यक्ति आय। जब तक पर कैपिटा इनकम किसी देश के व्यक्ति का नहीं बढ़ेगा, तब तक उपभोग सभी लोग वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाता है वहाँ पे उपभोग का स्तर कैसा है। तीसरा है बचत। अगर वो उपभोग करेंगे तो उपभोग के बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा भी, क्योंकि वो अगर इनकम होगा तो इनकम के अलावा तो इनकम में से कुछ ना कुछ जो खर्च होगा वो उसका बचत कहलाएगा। फिर विनियोग भी करेंगे, फिर इन्फ्लेशन भी वो करेंगे, मतलब कि ये भी इन्फ्लेशन को भी हम पढ़ना होगा कि महंगाई कैसे उत्पादन और उपभोग के स्तर से महंगाई कैसे बढ़ता है। फिर ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, RBI क्या क्या करती है, हम लोग इस चीज़ को इन्फ्लेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय को भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने हैं कि सरकार का अपना इनकम क्या होता है और कितना खर्च करता है, कितना बचत होता है, ये पूरा चीज़ ब्रीफ में हम लोग पढ़ने वाले नेशनल इनकम में। फिर प्रति व्यक्ति आय तो समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या एक प्रकार का एक व्यापक स्तर था। आगे कहता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उद्देश्यों में वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित
मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र क्या एक वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने भी 1776 में अपनी प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में भी अर्थशास्त्र को क्या कहा था, उनमें कहा गया था ये धन का विज्ञान है। तो इस चीज़ को फिर हम लोग आगे चल के अगर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये समझ में आ ही रहा होगा कि अगर हम दोनों की डिफरेंस की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। अगर देखा जाए दोनों में डिफरेंस की बात अगर करता है तो क्या अंतर आपको दिखता है। सबसे पहला बात, अंतर तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक थ्योरी है, मनी को कैसे यूज करना है उसका एक क्या एक थ्योरी है, और ये हमारा क्या है, इसी थ्योरी का हमारा ये है प्रैक्टिकल पार्ट है। जो थ्योरी आप यहाँ अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़े उस चीज को हर एक देश प्रैक्टिकल अपने अपने लेवल पे उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था में समझेंगे। ठीक है। ज्यादातर हम लोग इसमें तो नियम वगैरह ही पढ़ते हैं, जबकि उसका रियलिस्टिक रूप से तो हम लोग अर्थव्यवस्था में समझते हैं। आगे देखते हैं कि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी शाखा है। अगर अर्थशास्त्र की शाखा की बात करें तो अर्थशास्त्र की प्रमुखता 2 शाखा है। तो कौन कौन सी शाखा है अर्थशास्त्र का, अभी मैंने आपको बताया ना, समष्टि और व्यष्टि लेवल पे। इसी चीज को थोड़ा हम लोग और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुखता 2 शाखा है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो इस चीज को हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि व्यष्टि यानी देखा जाए तो व्यष्टि को एक व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे किसान एक कोई किसी कंपनी का मालिक हो गया या किसी होटल का मालिक हो गया, जो व्यक्तिगत स्तर के उसके खर्चों का जो लेखा जोखा करता हो, वो क्या कमाता है, कितना खर्च करता है, इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखता हो। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या देखते हैं, किसी राष्ट्र के स्तर पर देखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को, जिसको कि हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, माइक्रो, MICRO, मैक्रो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें जैसे अर्थव्यवस्था, जैसे कुछ इस अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त, जैसे किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों का। ठीक है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात अगर हम करते हैं, इसके अंतर्गत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है, पर्सनल लेवल पे, यानी ये देखा जाता है कि हमारा व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर है, जबकि ये हमारा क्या है, राष्ट्र के स्तर पर है। ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यह कीमत प्रणाली तथा संसाधनों के आवंटन पर केंद्रित होता है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, ये देखा जाता है, कीमत सिद्धांत, लागत वगैरह, ये सब देखा जाता है। जबकि इसके अंतर्गत किसी आर्थिक इकाई के व्यवहार का समग्र रूप से अध्ययन, यह विषय समग्र आय के अध्ययन में स्वामित्व में उपयोगी है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर इसको उदाहरण के रूप में समझना चाहें समष्टि अर्थ को, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, पहले व्यष्टि अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति किसी देश में प्रति व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति कितना, कोई किसी देश में कोई एक व्यक्ति अगर देखा जाए वो कितना कमाता है, इस चीज को हम लोग किसमें देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि पर कैपिटा इनकम कितना है उस देश के व्यक्ति का। प्रति व्यक्ति आय के बाद देखते हैं तो जैसे कीमत सिद्धांत भी देखा जाता है, आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका कीमत सिद्धांत के बारे में डिटेल में।
कीमत सिद्धांत भी इसी में आ जाएगा आपका। लागत सिद्धांत भी कह सकते हैं, लागत सिद्धांत, लागत सिद्धांत। इन तीनों को और ज़्यादा डिटेल में हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय, अगर राष्ट्रीय आय की बात करें वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय। दूसरा क्या है, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति आ जाएगा। तीसरा बेरोजगारी, देखिए आपको टॉपिक से देख के समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय आय में पूरे देश की बात करता है, पूरे राष्ट्र की बात करता है। मुद्रास्फीति भी जो महंगाई का है वो किसी एक व्यक्ति के लिए तो आता नहीं, जब भी आएगा तो पूरे देश के लिए आएगा। उस देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी फर्म है, सभी के लिए महंगाई आएगा। बेरोजगारी भी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आता, जब भी आता है तो वो हर एक लोगों के लिए बेरोजगारी आती है लगभग। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कई बार होता है कि किसी एक सेक्टर में ज़्यादा बेरोजगारी होता है और किसी दूसरे सेक्टर में कंपेरिजन उससे कम बेरोजगारी। पर बेरोजगारी जब भी आएगा तो ये अधिकांश लोगों पे असर डालती है, जबकि प्रति व्यक्ति है ये भी देखा जाए तो अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग इनकम होता है। तो अगर मान लो किसी देश में प्रति व्यक्ति आय कम है तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ का जीडीपी का आकार कितना आकार कितना है, ये भी समझ सकते हैं प्रति व्यक्ति आय में। कीमत सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे कि वहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, वर्तमान में मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस क्या चल रहा है, इस चीज़ से भी इफेक्ट क्या पड़ता है, किसी खास व्यक्ति को ज़्यादा असर पड़ता है। और लागत सिद्धांत भी देखेंगे। हालांकि इस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा डिटेल में आगे चल के समझने का प्रयास करते हैं। इसी का जो है अभी दूसरा टॉपिक अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा जो वीडियो होगा वो हम अगले पार्ट 3 में इसका देखेंगे, तीसरे वीडियो में देखेंगे इसके थोड़ा और डिटेल्स में। अभी फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आपको कुछ अगर कहना हो, अपनी बात अगर कुछ रखना हो तो आप कुछ कमेंट करके हमको और बेहतर सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।